नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपकी हिंदी का सेशन शुरू होता है और उसमें जो है हम करा रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। आपकी हिंदी प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी से ही आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है अपनी हिंदी और भी बेहतर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आप लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है, परंतु फिर भी अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हो, एनालिसिस देखते हो प्रैक्टिस सेट का, तो काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। और हर एक टीचर का एक अलग मैटर मतलब टाइप होता है पढ़ाने का, हर एक चीज़ों को बताने का एक अलग पैटर्न होता है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की बात कर रहे हैं बेटा। और संपूर्ण हिंदी की जो है हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये। और रोज़ाना दोपहर 2 बजे ये हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज जो है वो 13 है। चलिए, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, आगे देखते हैं। आप प्रैक्टिस सेट करते हैं शुरू, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को हो जाए यहाँ पर सावधानी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन बेटा है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक आपको बताना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आपको जैसे पता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता है। ठीक है, तो कारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये है, जिसमें से 4 आपके सामने इस टाइम है और 4 इसके अलग और होते हैं। जैसे एक आपका कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक होता है तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, अपदन, संबंध। अब एक आपका होता है संबंध कारक होता है, संबंध होता है। ठीक है, और आपका एक हो जाएगा आपका अधिकरण हो गया है, संबंध हो गया है, और संबोधन, संबोधन हो चुका है। तो हो गया कर्ता ने कर्म को संप्रदान से प्रदान के लिए, तो एक संप्रदान हो गया। कौन सा हो गया, संप्रदान। तो ये 4 कारक ये होते हैं, कर्ता, संबंध, संबोधन और संप्रदान। और 4 आपके होते हैं अपादान, कर्म, ठीक है, करण, अधिकरण। तो मैं आपको बताता हूँ, कर्ता की विभक्ति जो होती है वो ने होती है। ठीक है, संबंध की जो होती है वो होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संबोधन में हे, अरे, ओ। ठीक है, संप्रदान के लिए जो होता है के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, करण में से होता है, से, मगर क्या होता है अलग से होता है संबंध स्पर्श के लिए। किसके लिए होता है, स्पर्श के लिए। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूँ तो मेरा इससे स्पर्श होगा, मैं पेन से लिखता हूँ तो मैंने इसे पकड़ रखा होगा, स्पर्श कर रखा होगा, तभी तो है। और साधन भी है। अधिकरण में होता है में और पर होता है। अपदान से होता है, परंतु क्या होता है अलग होना, अलग होना। ठीक है, यानी कि अलगाव। क्या होता है, अलगाव। ठीक, कर्म का होता है को। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते का मतलब है अलग हो रहे हैं, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, अपादान कारक बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो पहला आंसर सही था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन विकट क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कमायनी के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा है रामदास मिश्र, चौथा है जयशंकर प्रसाद। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा, आपको बहुत अच्छे से मिल गया होगा। ठीक है, बताइए जी। तो क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कमायनी किसकी है, तो कमायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की जो है कमायनी है, जयशंकर प्रसाद की। अगर मैं बात करूं तो छायावाद की, छायावादी, अगर मैं यहाँ बात करूं तो छायावादी युग की भी जो है, छायावादी युग की सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। छायावाद युग की सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है, महाकाव्य कौन सी है, कमायनी, कमायनी। ठीक है भाई, ये याद रखना है। ठीक, जयशंकर प्रसाद की अगर हम अंतिम रचना की बात करें, इनकी जो अंतिम रचना थी, अंतिम रचना की अगर हम बात करें तो आई थिंक 1936। कब थी इनकी अंतिम रचना, 1936 थी जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अगर बात करते हैं
कम आए। अब ये छायावाद युग आया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, छायावाद युग के कवि लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, छायावाद कवि लिख सकते हैं। तो छायावाद कवि कौन कौन से हैं, जैसे कि आप चाहो तो इसको लिख लो। छायावादी जो होते हैं आपके होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक तो होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक होते हैं महादेवी वर्मा, एक होते हैं मुकुटधर पांडे, ठीक है, एक हो गए मुकुटधर पांडे हो गए, फिर एक आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, और हरिवंश राय बच्चन हो गए, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, नामवर सिंह और मैथिलीशरण गुप्त, ये मुख्य हैं। तो अब और लिखना चाहो तो लिख लो, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन और महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मैथिलीशरण गुप्त, ये हो गए सब छायावाद के कवि। ठीक है, यहाँ से इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, विकट क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो, गंगा कवि, जयशंकर प्रसाद, ये तो थे छायावादी, ये तो कैसे थे, छायावादी थे, छायावादी थे, तो इनका तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कौन से आगे, भारत तेंदु आगे, कौन आगे, भारत तेंदु। ठीक है भाई, आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्मदाता किसे कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है भारत तेंदु को। ठीक है, अब आधुनिक हिंदी की बात समझ लो। पहले देखो आदिकाल के बाद में आता है भक्तिकाल के बाद में कौन सा आता है, रीतिकाल के बाद में क्या आता है, आधुनिक काल, ये आ गया। अब आधुनिक काल में क्या आता है, भारत तेंदु युग। ठीक है, फिर आपका आता है द्विवेदी युग के बाद में क्या आता है आपका, छायावादी युग, फिर आता छायोत्तर काल, फिर आता नई कविता युग। ठीक है, तो ये इनका क्रम होता है। पहला आदिकाल आता है, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल के बाद में जाता भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायोत्तर काल और नई कविता युग। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन है लोकोक्ति है, चौथे क्वेश्चन में लोकोक्ति है, अच्छा क्वेश्चन है। यह मूंग और मसूर की दाल है, यानी कि मूंग और मसूर की दाल है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है, तो ये बताइए क्या है, अपनी औकात से होना या बढ़ना। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, विकट क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये मूंग और मसूर की दाल है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है भाई, तो आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, समझ गए। 5वां क्वेश्चन क्या है, विकट तरीके समझेंगे। यह भाई हिंदी का फेर होना, मुहावरे का अर्थ होता है अजीब हालात होना। ठीक है, बहुत जल्दी होना, भाग्य का चक्कर होना, दिन काटे ना काटना। ठीक है, तो आप बताइए क्या इसका आंसर है, फुर्ती के साथ इसका आंसर आप बताएंगे, फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ आप बताएंगे। कहते हैं दिनों का फेर होना, तो दिन में फेर होना का मतलब क्या होता है, भाग्य का चक्कर होना। कई बार लोग कहते हैं भाई सब दिन का फेर है, ठीक है, भाग्य का चक्कर है, काहे तुम परेशान हो रहे हो। जैसा तुम्हारा नंबर नहीं आएगा तो तुम्हारे घर के कहेंगे फाइनल रिजल्ट में 1% कोई बच्चा रह जाता है, तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ये समय भी कट जाएगा, ये भी टल जाएगा, सब भाग्य का खेल है, बस सब दिनों का फेर है। तो ऐसे टाइम पर जो है ये लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें जो है याद आती हैं, हमें बुजुर्गों की बहुत याद आती है। समझ गया नहीं। चलिए यहाँ से छठा क्वेश्चन जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। ठीक है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, श्री कृष्ण के अनोखो नाम है। तो देखिए इसमें क्या एरर है, अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक नाम है। क्या नाम हो जाएगा, अनेक नाम है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर रेलवे के कई कर्मचारी होता है, यहाँ पर क्या होता, रेलवे के
रेलवे के कई कर्मचारियों, तो इसमें ये लिखा हुआ होता, ठीक है। तो इसमें ये एरर है, ये वाला पार्ट जो है इसमें एरर है। बाघ और बकरी एक घाट के पानी पीते हैं, तो यहाँ पर आता पीते हैं, ठीक है, ठीक है। अब तो कौन सा सही हो गया, फिर ये सही हो गया। तो ए पार्ट आपका बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो गया। बंदूक जो होती है वो अस्त्र होती है, जो हमारे हाथ से स्पर्श रहती है उसे अस्त्र कहते हैं, ठीक है, अस्त्र कहते हैं। और जो हम फेंक कर चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। जिसे फेंक कर चलाते हैं भाला होता है वो शस्त्र होता है, ठीक है। जिसे फेंक कर चलाते हैं वो क्या होता है, शस्त्र। फेंक कर चलाने वाला चलाने वाला क्या होता है, शस्त्र होता है। क्या होता है, शस्त्र होता है। और हाथ में पकड़कर, हाथ में स्पर्श से क्या होता है, अस्त्र होता है। क्या होता है, अस्त्र। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपको परीक्षा में, ये कभी भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, इस चीज़ को नोट कर लो आप। अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो नई चीज़ों को नोट करना सीख लो, नई चीज़ों को जो है नोट करना सीख लो। कभी भी शर्माओ मत, क्योंकि शर्माओगे तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है बेटा। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या है समझेंगे। 7वां क्वेश्चन है आपका, शायद पिताजी आ जाए किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक या संकेतवाचक। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संदेह है। संदेह, जब शायद लग गया तो क्या हो गया, संदेह हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर लास्ट में हो लग गया, ठीक है, हो लग गया तो वो हो सकता है संभाव्य। क्या हो जाएगा, संभाव्य। तो क्या हो जाएगा, संभाव्य, अगर लास्ट में हो लग जाता है तो, ठीक है। आज्ञा का मतलब ऑर्डर ही होता है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है। 8वां क्वेश्चन जो है वो 8वां क्वेश्चन क्या है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। देखिए शुद्ध वर्तनी जो है सब एक से लगती हैं, शुद्ध वर्तनी सब एक से लगती है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप इसको खुद छांटिए क्या होगा इसकी शुद्ध वर्तनी, ठीक है। सब एक से लगती हैं, तो जब तक आपको वर्तनी करनी नहीं पड़ेगी। तो सुर्प तो होता नहीं है, सर्प होता है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर सुरपण खां, तो ये सुरपण में बड़ा से आगे ख़त्म हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया। जब बड़ा से आता है तो क्या आता है, सुरपण। सुर तो ये आ गया, पण ये आ गया पत्ता, और खां ये हो गया, तो सुरपण खा, ये बन गया आपका सही, ठीक है भैया। ये आपका सही हो गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है मतलब पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए 9वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस इतना रहने देते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, इस महाकाव्य में 16 है, एक स्थान भरने के लिए उचित शब्द है सर्ग, स्वर्ग, सर्व, सर्व, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सर्व, मतलब होता है सभी, ठीक है। स्वर्ग मतलब होता है, क्या कहते हैं स्वर्ग को, हम कहते हैं जन्नत, स्वर्ग को, ठीक है। स्वर्ग, सर्ग माने और सर्व माने, तो सर्व मतलब होता नहीं है, तो क्या होता है सर्ग। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये भरा जाएगा सर्ग, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो गया है ए, ठीक है। जबकि सर्ग का मतलब जो होता है वो क्या होता है, सर्ग का मतलब होता है, सर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है ग्रंथ का प्रकरण या फिर अध्याय। ग्रंथ का प्रकरण या अध्याय, क्या कहते हैं इसको, ग्रंथ का प्रकरण या फिर क्या कह सकते हैं, अध्याय। इसका अर्थ जो होता है वो ये होता है बच्चा, इसका अध्याय जो होता है वो क्या होता है, मतलब क्या होता है, सर्ग का मतलब होता है ग्रंथ का प्रकरण या फिर अध्याय को हम क्या कहते हैं, सर्ग कहते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन ये कहा गया है बेटा इसमें, अर्चना अत्यंत सुंदर है, ठीक है। तो वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए अर्चना, अब यहाँ लिखो, अर्चना क्या है, अर्चना संज्ञा है। संज्ञा कैसी है, संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, एक कल होने का बोध बता रही है। अत्यंत क्या है, अत्यंत जो है प्रविशेषण है, प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताएं,
ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। तो ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। ठीक है भैया। अब यहाँ पर अत्यंत सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, वो विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। विशेषण ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की। संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, विशेषता बताने वाले को, बताने वाले को क्या कहते हैं हम, विशेषण कहते हैं। है जो है वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्या है, सहायक, सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, या क्रिया हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, हमारे यहाँ शब्द आ चुका है सुंदर। यहाँ से शब्द क्या आ चुका है, सुंदर आ चुका है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि जब तक आपको सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, रही बात आगे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 11वां क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, आप भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। तो आप यहाँ पर किसका बोध करता है, स्वयं का बोध करता है, अपने का बोध करता है, खुद का बोध करता है। ठीक है, खुद का बोध करता है। ठीक है, आप भला तो जग भला में पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, यहाँ सर्वनाम की बात करिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्या होते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होते हैं बेटा, उत्तम पुरुष जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होता वक्ता। और वक्ता में क्या होता है, मैं होता है। ठीक है, और हम होते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है श्रोता, श्रोता होता है, उसमें क्या होता है, तुम होता है। क्या होता है, तुम। और थर्ड जो होता है अन्य में, अन्य में क्या होता है, अन्य पद, यानी कि वह, वे, यह, ये तो हो गए यहाँ से। अगर निजवाचक की बात करेंगे तो क्या होता है, आप। तो यहाँ पर आंसर जो आ गया वो निजवाचक का आ गया। निश्चयवाचक का मतलब होता है कोई। तो निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। परंतु यहाँ पर क्या है निश्चयवाचक में, कुछ। ठीक है, कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर और कोई। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर आती है, क्योंकि गिना नहीं जा सके जिनको। ठीक है, जो निश्चित ना हो। सतसई किस समास का उदाहरण है, सतसई किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए विकल्प है। सतसई किस, ए तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है भाई। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो तीनों में उत्तर पद प्रधान होते हैं, बाद वाले पद प्रधान होते हैं। तो सतसई में बताएंगे आप क्या है सतसई में। ठीक है भैया। तो सतसई में क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तत्पुरुष। ठीक है भैया। इस टाइम पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सतसई में। ठीक है, कहीं कहीं सतसई में बोल देते हैं कि साहब क्या होगा, द्विगु होगा, कि 7 सतियों का समूह। तो इसमें जो है ना अपवाद है फिलहाल में। तो यहाँ पर सतसई जो होता है वो तत्पुरुष में भी आता है, जब तत्पुरुष दिया होता है तो। ठीक है, और वैसा 7 या जो होता है द्विगु भी होता है, परंतु यहाँ पर हम दोनों आते हैं तो हम द्विगु को न छोड़कर कैसे लगाते हैं, तत्पुरुष को लगा देते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में द्विगु दे रखा है। आगे है जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक के से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। हवा नाक से भी निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, नुनासिक, अनुनासिक, लुंठित और मौखिक। ठीक है, जल्दी बताएंगे क्या है इसका आंसर बहुत अच्छे से। तो देखिए क्या है, समझिए। अनुनासिक बोलते हैं जिनकी हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। लुंठित क्या होता है, वो रह होता है, लुढ़क के जो वायु आती है। एक होता है पार्श्विक, कौन सा होता है, पार्श्विक होता है, वो क्या होता है, लय होता है, पार्श्विक। लुंठित ये हो गया। मौखिक सारे स्वर होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ। निर्नुनासिक जो होते हैं उन्हें मौखिक को ही निर्नुनासिक कहते हैं, मौखिक को ही निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक जो होते हैं ऐसे होते हैं, ए चंद्रबिंदी, ठीक है, आ चंद्रबिंदी, ई चंद्रबिंदी, इनको सबको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है भैया, अनुनासिक कहते हैं। ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से माइंड में होनी चाहिए। तो जो चीज़ें आपको लग रही हैं उनको नोट करते चले जाओ, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको नोट करना जायज़ बनता है, बिल्कुल। ठीक है भाई।
जो चीज़ें आपको जायज़ लगती हैं वो जायज़ मतलब अच्छी लगती हैं, उन्हें जायज़ लगता है नोट करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे काव्य की शोभा। काव्य की आगे है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उचित प्रयुक्त धर्म शब्द है तो मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है इसका सही आंसर, जल्दी बताओ क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा गुण। धर्म जो कहते हैं ना वो कहते हैं गुण को, धर्म जो कहते हैं किसे कहते हैं, गुण को कहते हैं। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है कौवा के स्त्रीलिंग। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवे के अंत में ई लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कौवा के अंत में आनी लगाया जाता है, लगाते हैं। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं या कौवा के पहले मादा लगाते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो ये तो सबको पता होगा भाई, मादा लगाते हैं। ये क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। कौवा जो होता है, कौवा जो होता है वो कौन सा होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। और जितने भी नित्य पुल्लिंग होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं, उन सभी के आगे क्या लगाते हैं? मादा। क्या लगाते हैं? मादा। ठीक है, जैसा आपका नित्य पुल्लिंग क्या हो गया? बत्तख जो होता है वो नित्य क्या होता है? ये स्त्रीलिंग होता है, नित्य स्त्रीलिंग होता है। ठीक है भाई, तो नित्य स्त्रीलिंग के पहले क्या लगाएंगे? नर। ठीक है, तो नित्य जो होते हैं वो होते हैं जो उनकी आस्था जो है पूरी होती है। जैसे नित्य में कौवा हो गया, मच्छर हो गया, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया? मक्खी। स्त्रीलिंग में क्या हो गया? मक्खी। ठीक है, कछुआ हो गया। ठीक है, तोता हो गया, कबूतर हो गया। तो सभी क्या होते हैं? नित्य होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नित्य पुल्लिंग होते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है 16वां। क्वेश्चन अच्छा है। भूमि के अंदर यानी कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगोलवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, नृतत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो भूकंप की जानकारी रखने वाला, भूकंप की जानकारी रखने वाला तो होता है पुराने तत्व यानी कि पुरातत्व यानी प्राचीन तत्वों या प्राचीन जानकारी रखना वो होता है आपका। नृतत्वशास्त्री कौन सा होता है? नृतत्वशास्त्री जो नृप यानी कि व्रंतों का स्वामी होता है, व्रंतों का स्वामी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नृत्य। तो कौन सा बचा? भूगोलवेत्ता बचा। क्या रखा? भूगोलवेत्ता। क्या बचा बेटा? भूगोलवेत्ता बचा। 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन क्या है समझो इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। नरक, स्वर्ग और पुहिमी, खग। तो नरक नहीं होता, इसका जो होता है नरक होता है। क्या होता है? इसका नरक होता है, ये होता है तत्सम। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेम, ये तद्भव है। क्या हो गया? तद्भव। तो यही हमारा क्या है? आंसर, ए पार्ट। ठीक है भैया, ए हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नहीं? चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाचक नहीं है? तो ये है आपका जलद। तो होता है धन भी होता है, बादल का होता है धन। ठीक है, बादल का सोचा है, उन्होंने बोला बादल का पर्यायवाचक नहीं है। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाचक नहीं है। तो धन भी होता है, जलद भी होता है और अध भी होता है। क्या नहीं होता? तोयज नहीं होता। क्या नहीं होता? तोयज किसका होता है? कमल का होता है, राजीव का होता है, पंकज का होता है। ठीक है, आपका कमल का होता है, राजीव का होता है, पंकज का होता है, नीरस का होता है। किसका होता है? नीरस का होता है। किसका? नीरस का, सरोज का। नीरस, सरोज। ठीक है भाई, तो ये होते हैं इसके तो एक है। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन क्या है? आपको प्यारा क्वेश्चन है बहुत। क्या है? स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग का क्या होगा? विलोम, नरक। बस स्वर्ग का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, समझ लें। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति क्या है? मैं खूब बोलता हूँ इसको। मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बादल प्रेम में। ठीक है, कष्ट सहकर रोका। तो कौन सा आ जाएगा? ये
बी पार्ट आपका हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अब बवंडर नहीं काटना है कि मैंने ऐसे उसको दे दिया धर्म, मैंने उसका उपकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बवंडर काटोगे तो फिर आपने नेकी क्या करी, फिर आपने नेकी क्या करी, इसलिए क्वेश्चन होता है नेकी कर दरिया में डाल। अब यहाँ से 25 तक जो क्वेश्चन है वो यही है आपके, जो आपके गद्यांश तक है। क्या है? गद्यांश तक। ठीक है भाई, तो गद्यांश तक है। अभी देखिए एक गद्यांश ऊपर थोड़ा सा आ गया है, कट गया था, तो यहाँ पर बोला गया है एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा। ठीक है, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा। ठीक है, फिर आगे क्या है? झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार किसकी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमनाम था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा सुधार पर। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है, पढ़ने की बात जरूरत नहीं होती है। हवा क्यों चिलमिला रही है? हवा क्यों चिलमिला रही है? दिए के जलने से, दिए के निरंतर जलने से, दिए के स्नेह से, अंधकार होने से। अब बताओ हवा क्यों चिलमिलाती है, ये बताओ हवा क्यों चिलमिलाती है? दिए के निरंतर जलने से जो है हवा चिलमिलाती है। अक्सर आपको पता होगा हवा के चिलमिलाने से जो है, हवा के जो दिए का निरंतर जलना होता है वो हवा ही चिलमिलाती है। 22वां क्वेश्चन क्या है? ईद का चांद किसे कहा जाता है? ईद का चांद किसे कहा जाता है? अभी जी मज़ार को, ठीक है, दर्शनीय स्थल को, ठीक है, शहीद को, या फिर अंधकार होने से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ क्या हो जाएगा? शहीद को। ईद का चांद यहाँ पर जो कहा गया शहीद को कहा गया कि भाई वो शहीद हो गया है, ईद का चांद हो गया, अब जो है जल्दी से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आगे 23वां क्वेश्चन, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? वह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी का निपुण था, ईद के दिन पैदा हुआ था, वह अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपको पता ही है कि सच्चा इंसान था। कैसा था? वह सच्चा इंसान था, ऊपर ही लिखा हुआ है। देखिए यह है आपका, वह देश का स्वयं नौजवान था, ठीक है, झिलमिला रहे था। देखिए ये था, ये एक दिया प्रेम का प्रेम प्रकाश से धरा हुआ था, हवा तिलमिला रही थी, ज्योति के निशान को जो हिला रही थी, मुस्कुराता अंधकार था, ये मजार था किसकी? शहीद का। तो हो गया दर्शनीय था, तो चांद जो ईद का, देश का सपूत था, गुमनाम था, सत्य का स्वरूप था। तो सत्य का क्या था? स्वरूप था। तो आ गया समझ में सत्य का स्वरूप, ये आ गया सच्चा इंसान था। 24वां और 25वां क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। 24वां और 25वां क्वेश्चन देंगे। 24वां है, कविता में अंधकार शब्द का आशय किससे है? तम से, रात्रि से, चुनौती से, बुराइयों से। जल्दी बताओ क्या है इसमें, जल्दी बताओ क्या है। तो इसमें किसका हो जाएगा? बुराइयों को कहा गया है यहाँ अंधकार। ठीक है, दर्शनीय शब्द में, दर्शनीय शब्द में यहाँ पर आपका आ जाएगा दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो ईय, निय, ई और ये। जल्दी बताओ, दर्शन प्लस के, दर्शन प्लस के ईय, दर्शन प्लस के ईय, तो क्या आ जाएगा? दर्शन, दर्शन प्लस के ईय, तो क्या हो जाएगा? दर्शनीय। तो ये आपका हो गया। तो ये 25 प्रश्न थे आपके प्रैक्टिस सेट के, और हमने कोशिश करी है इनको बहुत जल्दी से कराने की। ठीक है बच्चा, तो ये था प्रैक्टिस सेट आपका 25 क्वेश्चन का। आपको कल से जो है पूरा प्रैक्टिस सेट मिलने लगेगा। थोड़ा सा ये था कि थोड़ी मतलब लेट हो गए थे, जिसकी वजह से जो है छोटा ही प्रैक्टिस सेट आपको दिया है। ठीक है बच्चा, चलिए, तो ऐसी अगर आपको क्लास चाहिए इतने विशेषण के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।